हेलो जनाब एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ उस्मान और एक दफ़ा फिर से आपको इस चैनल पर और इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरा इत्तेफाक हुआ कुछ दिन पहले ये किताब पढ़ने का। ये एक इंग्लिश नावल है, द स्काई वी ओन, और ये कश्मीर की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के बैकड्रॉप में लिखा गया है। हम सब लोग जानते हैं कि कश्मीर की जो कश्मीर में जो कुछ चल रहा है उसमें पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी आई है, और मसला कश्मीर और तनाज़ कश्मीर की क्या तारीख है और क्या तफसील है, उससे कमोबेश हम सब लोग ही आगाह हैं। और हमारी दुआ है और भरपूर कोशिश है कि कश्मीर का जो मसला है, जो तनाज़ा है, उसका पुरअमन और पुरसकून तरीके से उसका एक हल निकाला जा सके। बट अनफॉर्चुनेटली गिवन द सर्कमस्टेंसेस ऐसा हमें होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से हमारी ये जिम्मेदारी ज़रूर बनती है कि कश्मीर की जो कॉज है, कश्मीर का जो नैरेटिव है, जो कश्मीर के अंदर जो ट्रेजेडी है, उसको एक बेहतर और मौसर तरीके से दुनिया के सामने उसको प्रेजेंट किया जा सके। तो ये जो नावल है द स्काई वी ओन, ये इसी नौयत की एक भरपूर कोशिश है। और मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि आज इस किताब की मुसन्निफा मोहतरमा हलीमा मलिक साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। और इस इंटरव्यू में उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में, कश्मीर की जो ओवरऑल कॉज है वो एज अ टीनेजर उसको किस तरह से परसीव करती हैं, और इस किताब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सो हलीमा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। बहुत शुक्रिया हलीमा हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि इस किताब को पढ़ने के बाद, आपकी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट देखने के बाद, मुझे हम सबको ये तो पता है कि आपने ये नावल जो है ये 13 साल की उम्र में लिखा था, और इस वक्त गालिबन आप 8वीं या 7वीं क्लास में हैं। लेकिन थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को अपने बारे में और बता सकें कि आप कहाँ पे पैदा हुई, कौन सी क्लास में हैं, और कौन से स्कूल में जाती हैं, और क्या बेसिकली आपकी अपब्रिंगिंग है जिसने आपको इस किताब तक पहुंचाया। मैं ईएमएस हाई स्कूल से एसएससी पार्ट 1 कर रही हूँ और मैं इस्लामाबाद में पैदा हुई थी एंड आई एम बेस्ड इन इस्लामाबाद, अभी भी वहीं पे रह रही हूँ। उसके अलावा मैं जुनैद जमशेद अकेडमी ऑफ कुरानिक साइंसेज की स्टूडेंट भी हूँ और वहाँ पर मैं एक कुरानिक साइंसेज का कोर्स भी कर रही सही, तो ये कौन सी क्लास बनती है इस वक्त। हूँ। ये 9th बनती है। अच्छा, 9th क्लास है, ठीक है। तो ये जो मतलब कि आपने जो किताब लिखी है, मतलब कि हमेशा से आपको किताबें पढ़ने का शौक था, या घर का एक बहुत ही इल्मी किस्म का माहौल था, क्या क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में मजीद बताएं। बहुत इल्मी किस्म का माहौल ही था, मगर मैं और मेरे बहन भाई वगैरह हम हमेशा से एविड रीडर्स हैं। और हमारे स्कूल की भी ये बहुत अच्छी बात है कि रीडिंग वहाँ पे एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सही। वहाँ में एक लाइब्रेरी है और हमें हर वीक बुक्स इश्यूज होती हैं। तो मतलब रीडिंग एज अ सब्जेक्ट होता है और हमें हर एक बुक से एक्टिविटीज करवाते हैं। तो आई थिंक रीडिंग का शौक वहीं से पैदा हुआ। सही। और बार बार इसका तस्करा किया जाता है, मैंने भी 2-4 दफा ही बात की कि आपने 13-14 साल की उम्र में ये किताब लिखी है। तो जब आपकी एज इतनी ज्यादा मेंशन होती है, मोर देन योर वर्क, तो उससे तो कभी कभार कोई तंग तो नहीं आ जाती, या कोई होता है कि भाई उम्र की बात कम की जाए और मेरे काम की बात ज्यादा की जाए। मुझे लगता है कि एक नेचुरल चीज है कि आप सबसे पहले इस बात को नोटिस में लाएं या नोटिस में लें कि मेरी बुक जो है वो बुक तो चले ठीक है, मगर 13 साल की लड़की ने बुक लिखी है। हम्म। तो आई डोंट थिंक मैं इस बात से बॉदर होती हूँ, मगर इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी एज वेल। और ये बात ज्यादा टेरिफाइंग है कि एक 13 साल की लड़की की किताब 40-50 ईयर्स की बेस्ट सेलिंग ऑथर से कंपेयर हो रही है। सही। वैसे मैं आपको एक जाती बात बताऊं कि छोटी उम्र होना का एडवांटेजेस बहुत हैं। तो इसमें आप तो एक्सपेरिमेंट बहुत कर सकते हैं, और आपकी बहुत सी गलतियां जो है उनको दरगुजर किया जाता है। तो लिखती रहें और गलतियां करते रहें, बहुत से लोग इसको सरफे नजर कर जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्योंकि ये नॉवल जो हम सब जानते हैं कि कश्मीर की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री पे बेस्ड करता है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि वो कौन सा ऐसा मोमेंट था, कौन सा ऐसा साल था जब पहली दफा आपको लगा कि कश्मीर की वैली के अंदर कुछ हो रहा है। कोई आपने खबर सुनी, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट थी, कोई व्हाट्सएप मैसेज था, लाइक व्हाट वाज दैट वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू रियलाइज देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग इन कश्मीर। जब 2019 के अंदर कोविड-19 की वजह से स्कूल वगैरह भी बंद थे, मुझे लगता है उस दौरान मैंने खबरें वगैरह देखना बहुत शुरू कर दिया था, हम्म। क्योंकि वो कार्टून वगैरह देखकर तो तंग आ गए थे घर में। तो अब्बू सुबह सुबह टीवी लगाते थे, उसके बाद खबरें शुरू हो जाती थी। तो सही। जब ये आर्टिकल 370 रोक हुआ था तो उसमें कंटिन्यूसली यही बात होती रहती थी कि कश्मीर के अंदर ये हो रहा है। और उस वक्त समर वेकेशन भी चल रही थी तो हम काफी फारिग थे।
तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग कार्टून मैंने कोशिश की थी कि मैं थोड़ा सा इस बारे में रीड करूं, एंड आफ्टर दैट मुझे पता चला था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि इस एज में मुझे नहीं लगता अक्सर बच्चों को पता होता है कि कश्मीर में कुछ हो रहा है। तो इन दैट स्टेज उन समर वेकेशन के लिए मैंने काफी इसके ऊपर रिसर्च की थी और देखा था कि वहाँ पे क्या मसले मसाइल हो रहे हैं, एंड देन आई गॉट टू रियलाइज कि एक इशू है ये जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं अक्सर। सही। और उसकी उसी के बाद आपने किताब का फैसला भी फौरन कर लिया या उसके कुछ अरसे के बाद आपने किया? किताब का फैसला तो मैंने काफी पहले का किया हुआ था, मगर मैं पहले फिक्शन लिखती थी, जिस तरह अच्छा। हैरी पॉटर स्टाइल की किताबें हैं उस तरह की लिखती थी मैं। सही। मगर आफ्टर दिस इशू मुझे ये फील हुआ कि जब आपके पास इतना बड़ा इशू है, देन व्हाई डू यू हैव टू गो इनटू फैंटेसी। जब इतना बड़ा राइट। इशू है तो फिर किताबें और सारा हमारा कंटेंट जो है वो इसी पर बेस्ड होना चाहिए। सही। सही। अच्छा, मैं ये पूछूंगा कि एज एज अ टीनेजर आप जो कश्मीर की जो कॉज है, अगेन उसके पीछे एक 75 ईयर्स की एक हिस्ट्री है और उसमें बहुत से डिफरेंट नैरेटिव्स हैं, आर्गुमेंट्स हैं, काउंटर आर्गुमेंट्स। तो मतलब कि आप इस पूरी चीज को किस तरह से परसीव करती हैं? और ये मैं पूछ इस वजह से रहा हूँ कि मी बीइंग अ 90s किड्स, हमें पता है कि हर रोज शाम को 6 बजे के खबरनामे के बाद एक कश्मीर रिपोर्ट आती थी, फिर 9 बजे के खबरनामे के बाद दोबारा कश्मीर रिपोर्ट आती थी। तो बाज़ हमें लगता था कि बहुत ज्यादा इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा है। जुमे के खुतबे में जाते थे तो दुआ होती थी स्पेशल, बाहर आते थे तो कश्मीर के लिए चंदा मांगा जाता था। तो मैं तो जाती तौर पे उस माहौल में बड़ा हुआ, लेकिन आपकी जो उम्र की जो एज ब्रैकेट है, आई मीन आई वुड से कि परवेज मुशर्रफ के दौर में कहते हैं कश्मीर की कॉज को बहुत नुकसान पहुंचा। फिर जरदारी साहब के दौर में भी बड़ी अजीबो गरीब बयानात और बातें की जाती रहीं, और नवाज शरीफ का जो स्टैंड था कश्मीर के हवाले से वो जस्ट टू सॉफ्ट। सो मतलब कि आपने इस पूरी चीज को कैसे परसीव किया और कैसे एक्सप्लेन करेंगी कश्मीर के नैरेटिव को? मुझे तो लगता है कि जब मैं 13 ईयर्स की थी और जब ये खबरें खबरें मैंने देखी आर्टिकल 370 के बाद, उसके बाद ही मुझे पता चला कि कश्मीर में क्या हो रहा है। उससे पहले तो आई डेंट नो कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट भी करती है और हमारे बिल्कुल साथ एग्जिस्ट करती है, ये तो बिल्कुल मुझे हम्म। पता ही नहीं था। तो आफ्टर ऑल द रिसर्च और जो कुछ मैंने देखा है और सुना है और पढ़ा है, तो मेरा जो कोर बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग इस सारे इशू के बारे में वो बेसिकली यही है कि कश्मीरियों को और कश्मीर को खुद एक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उनको तमाम ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए और उनकी मर्जी और ओपिनियन को अकाउंट में लेना चाहिए। हम्म। ये बात तो चले, फिर भी हम इसको नजरअंदाज कर सकते हैं कि चलो दो चार लोग जो हैं वो एक एक एरिया के अंदर एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहे हैं तो उनको दबाया जा सकता है। मगर एक पूरी कौम जब नहीं चाह रही है तो आप उनको कैसे दबा सकते हैं? आपने एक पूरी कौम की आवाज को बंद किया हुआ है, उनको कर्फ्यूज में डाला हुआ है, तो इट्स नॉट समथिंग जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हम्म। सही। और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताएं, ऑल्दो ये इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का क्या स्टैंड है, इंडिया का क्या है, और कश्मीर खुद क्या चाहती है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है इसके पीछे। मेरा तो मुझे लगता है पाकिस्तान का स्टांस भी थोड़ा वीक है, क्योंकि अगर पाकिस्तान का स्टांस स्ट्रांग होता बिकॉज इट्स नेबर्स, तो हम्म। पाकिस्तान का स्टांस अगर स्ट्रांग होता तो कश्मीर इशू का कोई ना कोई अभी तक हल निकल आता। मगर ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर्स और इकोनॉमिक अभी जो हमारे हालात हैं, हमारा स्टांस अभी काफी वीक है। इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। उस तरह इंडिया का जो स्टांस है वो तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता क्या चाहते क्या है वो सिंपली एक, मुझे लगता है कश्मीर को उन्होंने हमारे लिए एक एज एन मेंटल टॉर्चर एक उन्होंने रखा हुआ है कि जहां मसला हो हम कश्मीरियों पर जुल्म करके उनको दिखा रहे हैं, एज एन प्रेशर के लिए उन्होंने रखा हुआ है कश्मीरियों को। तो और कश्मीरियों का तो मेनली यही स्टांस है, दे वांट पीस, वो 70 सालों से यही देखते हैं। तो मुझे तो लगता है कि वो बहुत अब बिल्कुल मायूस और इस तरह नहीं होता, आप मेंटल स्टेट आपकी बिल्कुल ब्रेक डाउन हुआ बहुत है। हम्म। मैंने दो चार कश्मीरियों से बात भी की है, ऑब्वियसली अब मैं उनका नाम तो बता नहीं सकती हूँ। उन्होंने जिस जिस तरह की उन्होंने बातें की थी, ये पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 5 फरवरी पर कश्मीर के बारे में बात करते हैं, उसके अलावा हम पूरा साल जो है वो बंद रहते हैं और इसके ऊपर हम ओपन नहीं है। तो हम्म। कश्मीरियों का जो स्टांस अभी है वो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा शिकायत है उनके दिलों में, जहां तक मुझे नजर आया, और वो बहुत मायूस है अभी। हम्म। सही। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे कि कश्मीर की जो कॉज है उसको हम एक ब्रांड क्यों नहीं बना सके इतने सालों में। लेकिन मैं किताब पे आना चाहूंगा। अ, थोड़ा सा बताएं कि जो जो इंसेप्शन से लेके किताब लिखने तक का, उसको फिनिश करने का जो प्रोसेस था वो आपके लिए क्या था? अगेन आपने डिसाइड किया 2019-20 के बाद कभी मैंने इस पे किताब लिखनी है, बट हाउ दिस ऑल लाइक केम टुगेदर, ये किताब की सूरत में कैसे आया?
वो जो समर वेकेशंस थी मेनली वही थी जो किताब की स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छा, थी, उन्हीं 3 महीनों के लिए मैंने शुरू भी कर दिया और खत्म भी कर दिया सबको। सही। तो मुझे मुझे जो सॉरी नहीं, मुझे लग रहा है कि कोविड के दौरान 2 लोगों ने फ़ायदा उठाया है, एक आपने और एक वो लोग जिन्होंने स्टॉक्स खरीदे हुए थे। सो प्लीज़। जी, बिल्कुल। असल में उन समर वेकेशंस में तो मैंने खत्म कर ली थी, मगर मुझे लग रहा था कि शायद राइटिंग इज़ द मेन पार्ट ऑफ बुक, राइट। मगर वो सबसे छोटा पार्ट होता है। जब पब्लिशिंग होती है उसके अंदर उससे ही सारा आप तक खपता है। क्योंकि हुँ, पाकिस्तान के अंदर कोई ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउस नहीं है। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग अब 3 तरह की पब्लिशिंग होती है। एक तो ये ट्रेडिशनल पब्लिशिंग होती है जिसके अंदर योर पब्लिशर पेज यू और वो आपकी रॉयल्टी होती है, इट्स रॉयल्टी बेस्ड। वो आपकी फॉर्मेटिंग भी खुद ही करते हैं, एडिटिंग भी खुद ही करते हैं, प्रिंटिंग भी खुद ही करते हैं, आपको रॉयल्टी मिलती है बस। सही। मगर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक पब्लिशिंग हाउस है और उन्होंने बिल्कुल लिस्ट कराते ही नहीं है वो किसी को भी। अब वो पता नहीं किसी किताबें पब्लिश करते हैं, हमें समझ नहीं आती है। सही। उसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप किसी प्रेस के पास जाएँ, अपनी किताब प्रिंट करवाएँ और उसको फिर फॉर्मेट भी खुद करें, एडिट भी खुद करें, उसकी मार्केटिंग भी खुद करें। और मुझे पता था कि इसके बाद मेरी एसएससी शुरू हो जाने वाली है, तो मेरे पास तो टाइम होगा नहीं सब कुछ करने हुँ, का। तो वी कॉन्टैक्टेड अ पब्लिशिंग हाउस, उनसे हमने कहा कि एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कर दें। मगर उसके बाद फिर यही हुआ कि हम प्रेस के पास ही गए क्योंकि इट वाज़ वेरी एक्सपेंसिव कि अगर हम उन्हीं से मार्केटिंग भी करवाते। सही। तो हम प्रेस के पास गए और हमने प्रिंट करवा कर उसको पब्लिश किया। इसके अंदर मुझे 6 टू 7 मंथ्स लगे हैं एडिटिंग, फॉर्मेटिंग में और इट वाज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस। हमें लगता है कि शायद किताब लिख ली खत्म, मगर तब स्टार्ट होती है सारी आपके आपकी पब्लिशिंग की जर्नी। तो सही। वो जो सारा प्रोसेस था इट वाज़ वेरी, वेरी टायरिंग और मैंने 9th के दौरान किया था ये। सही। तो इसको कितना अर्सा लगा किताब लिखने में? और आप कह रही हैं कि आपने फॉर्मेटिंग और एडिटिंग भी खुद किया, तो टोटल कितना इसमें टाइम पीरियड लगा? किताब लिखने में तो 3 महीने लगे, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग मैंने करवाई है किसी से। अच्छा, करवाई आपने। सही। जो पब्लिशिंग हाउस है जी, उनसे फॉर्मेटिंग, एडिटिंग करवाई है, प्रिंटिंग हमने फिर प्रेस से करवाई थी। सही। तो उसके अंदर ये प्रिंटिंग और फॉर्मेटिंग, एडिटिंग में 6 टू 7 मंथ्स लगे हैं। सही। ठीक, ठीक। अच्छा, इसका जो जो टाइटल है द स्काई वी ओन, बड़ा एक कैची नाम है इसका। इसके पीछे क्या कहानी है? ये खुद ही ज़हन में आ गया था, किसी ने आइडिया दिया? क्योंकि मैंने जब पहली दफ़ा इस किताब को देखा और मैंने गूगल पे लिखा तो आई थिंक इसके इसके नाम का कोई गाना भी है, लेकिन वो है वी ओन द स्काई। सो लाइक इसके इसके पीछे क्या क्या स्टोरी है? असल में आई वाज़ रियली थिंकिंग ऑफ अ टाइटल, मगर मुझे शुरू करना आई वाज़ थिंकिंग मैं पहले टाइटल डिसाइड करूँगी, मगर वो टाइटल डिसाइड हो नहीं पा रहा था, तो मैंने जब पूरी बुक लिख ली थी, देन आई डिसाइडेड द टाइटल। और वो एकदम आउट ऑफ नोवेयर आया था कि देखिए कश्मीर की जो लैंड है, वो कश्मीरियों के पास नहीं है एट द मोमेंट, हुँ, मगर एट लीस्ट उनका स्काई उनके पास है। हुँ, इट्स बेसिकली फ्रॉम देयर कि इट्स द स्काई दे ओन। राइट। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। बाज़ औक़ात लोग उसपे कहते हैं ना कि चाँद को देख के बहुत कि चाँद मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ, वहाँ पे भी वो चाँद देख रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा रेज़ोनेट करते हैं। सही। अच्छा, तो अगर मैं ये पूछूँ कि इस किताब का और टाइटल का जो सिनॉप्सिस क्या है नॉवेल का? क्या क्या स्टोरी किस चीज़ पे बेस्ड है? ज़्यादा तो नहीं आप इट्स दे सकती, बेसिक लेकिन जो वन लाइनर कोई टीज़र वग़ैरह ज़रूर हमें दें कुछ। इट्स बेसिकली अबाउट अ गर्ल जिसका नाम है महा कश्मीरी, और उसका जो स्टैंड है कश्मीर के बारे में, वो शी इज़ अ डायनामिक कैरेक्टर, उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है। स्टोरी के शुरू हुँ, के अंदर ये दिखाते हैं कि वो एक बहुत पीस लविंग इंसान है और हुँ, बिल्कुल वायलेंस को पसंद नहीं करती। उसको लगता है कि हम डिप्लोमेसी के थ्रू कश्मीर इश्यू को हल कर सकते हैं। मगर सही। उसकी ज़िंदगी में सर्टेन चेंजेस, सर्टेन ट्विस्ट्स आते हैं जिसकी वज़ह से शी इज़ फोर्स्ड टू बिलीव कि डिप्लोमेसी इज़ नॉट द ओनली वे और कश्मीरियों को खुद हाथ-पाँव थोड़े हिलाने पड़ेंगे ताकि वो इस मसले को हल कर सकें। हुँ, सही। और मैं अगेन जब लोग इस किताब को पढ़ेंगे तो स्टोरी जो है वो एक वैसे तो बहुत लीनियर लगती है, लेकिन इसके अंदर जो जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इसके अंदर जो डुअलिटी है, आई थिंक वो आपको हुक रखती है किताब को कि यार मैंने अगला चैप्टर पढ़ लूँ, अगला चैप्टर पढ़ लूँ। तो इसी वजह से क्योंकि चैप्टर्स की जो साइज़ है वो कदरे छोटा है, तो वो इंसान यही कहते हैं कि अब पढ़ लें, फिर अगले में कुछ एक और हुक आ जाता है। सो अगेन वेरी वेरी गुड राइटिंग और बहुत एंगेजिंग थी ये किताब और मेरा ख़्याल है अब तक तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि मैंने एक ही दिन में इस किताब को पढ़ लिया था मैंने। सही। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि इस किताब में बहुत से कैरेक्टर्स हैं, महाकश्मीरी है, उसके 2 भाई हैं तैमूर और सलार, और फिर हेडक्वार्टर में जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और फिर अगेन देयर आर सो मेनी अदर कैरेक्टर्स। आपका इन इन सब में सबसे कौन-सा पसंदीदा कैरेक्टर है और किसको लिख के आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? मैं उन अजीब लोगों में से हूँ जिनको साइड कैरेक्टर्स मेन कैरेक्टर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
मगर महा का वो पहला और शायद आखिरी मेन कैरेक्टर है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मगर मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं वो सालार और ज़ाकिर मूसा ही होंगे। सालार का जो कैरेक्टर है इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट जब मैंने पहला ड्राफ्ट लिखा था सालार और तैमूर दोनों उस ड्राफ्ट में नहीं थे। अच्छा। वो सेकंड ड्राफ्ट में आए हैं दोनों और ज़ाकिर मूसा का जो कैरेक्टर था इट्स ट्रिब्यूट टू अ रियल कश्मीरी मुजाहिद जो कि असल में एक कश्मीर के हेडक्वार्टर्स के कैप्टन थे। हम्म। और ये इनका जो कैरेक्टर वो तो बिल्कुल अगले दिन हमने जब सबमिट करनी थी बुक तो मैंने आई वाज गोइंग थ्रू द न्यूज़ तो मुझे उसके अंदर कहीं नज़र आया था एंड आई रेड हिज़ होल स्टोरी कि उनका क्या था। तो इट वाज़ रियली इंस्पायरिंग। हम्म। तो ज़ाकिर मूसा का कैरेक्टर तो मैंने वहाँ से लिया था और बिल्कुल रात के अंदर हमने पूरी बुक एडिट की थी। अगले दिन हम्म। सबमिट करवानी थी। तो वाह। इट वाज़ अ लास्ट मोमेंट कैरेक्टर मगर मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर है ज़ाकिर मूसा का। जाकिर मूसा, ठीक है। तो जाकिर के अलावा भी कोई इसमें रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं या रियल लाइफ इंस्पिरेशंस हैं या किस तरह से आपने कैरेक्टर्स परसीव किया है? ज़ाकिर मूसा का कैरेक्टर तो बिल्कुल उसी कैरेक्टर के ऊपर है जो कि असल में है ज़ाकिर मूसा। उनका नाम भी ज़ाकिर मूसा ही है। सही। उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई कैरेक्टर जिसको मैंने बिल्कुल एग्ज़ैक्ट उसी पे पेश किया मगर बीच में कोई 1-2 आई थिंक मुजाहिद थे जिनके नाम मैंने उनसे स्टेट किए हैं असली वॉरियर्स से। सही, लेकिन इंस्पिरेशन आपने रियल इवेंट्स से ही ली है ऑफ कोर्स। जी, जी। सही, सही। अच्छा, इसमें ये बताएं कि आपकी इस नॉवल की मेन ऑडियंस क्या है? किन लोगों तक आप ये बातें पहुंचाना चाह रही हैं? क्या कहेंगे इस हवाले से? मुझे लगता है कि इस नॉवल की जो मेन टारगेट ऑडियंस है क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल जो 4-5 इयर्स के तो उनको तो समझ नहीं आनी है इसकी। हम्म। तो इट्स बेसिकली द यूथ जिनको कोई थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट मिले और वो सुपरमैन बैटमैन से निकले और किसी और चीज के ऊपर सोचें। क्योंकि सही। हमने अपने लोगों को बहुत लिमिट कर दी है ये ड्रामे देख देख कर और हैरी पॉटर पढ़ पढ़ के हमारी थॉट जो है वो बिल्कुल लिमिट हो गई डब्बे के अंदर बंद हो गई है। तो आई सही। वांटेड टू कम आउट क्योंकि हमारा यूथ बहुत टैलेंटेड है मुझे लगता है मुझसे भी टैलेंटेड राइटर्स होंगे मगर उनके टैलेंट को आगे पॉलिश नहीं किया जाता उसको चैनलाइज नहीं करना आता बच्चों को। तो दैट इज वेरी नेसेसरी। सही। अच्छा, जो द पीपल सिटिंग इन पावर, जो अरबाब बस्तो कुशाद हैं, उन तक भी ये आपको लगता है आवाज पहुंचेगी, पहुंचनी चाहिए? और आपको लगता है कि अगर उन तक इस तरह की आवाज पहुंचे आपके जरिए, किसी और के जरिए, वो इस पे कोई कोई कान धरेंगे या किस तरह से उसको उसको लेंगे पूरी चीज को? मुझे लगता है कि अगर पीपल इन पावर किताबें पढ़ने लग जाए तो उस मुल्क के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे मगर पीपल इन पावर किताबें पढ़ते ही नहीं सबसे पहली बात तो। हम्म। दूसरी बात की बहुत कंट्रोवर्शियल बुक है अगर उन्होंने पढ़ भी ली तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वहां से इतनी अप्रिसिएशन मिलेगी। हम्म। मगर जिन लोगों के लिए ये बुक है मुझे लगता है कि उनसे मुझे ज्यादा अप्रिसिएशन की जरूरत है और उनको ये बात बताने की जरूरत है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं एंड आवर सपोर्ट इज एवर। सही। सही। अच्छा, एक ये भी मैं पूछूंगा कि जब हम ये बड़ी बड़ी कॉजेस की और नैरेटिव्स की बात करते हैं, कश्मीर है, पैलेस्टाइन है, यूक्रेन है, तो आम बंदा जो है वो ये सोचता है कि भाई मैं जो कि एक 9 to 5 नौकरी कर रहा है, बड़ी मुश्किल से जिंदगी के एंड्स मीट कर रहा है, मैं इन चीजों के लिए क्या कर सकता हूँ? तो जो जो आम पाकिस्तानी है वो इस वक्त कश्मीर के लिए क्या कर सकते हैं आपकी नजर में? मुझे लगता है कि हर बंदा अपना पार्ट प्ले कर सकता है। सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क की इकॉनमी बेहतर करनी पड़ेगी ताकि हमारा मुल्क दूसरे मुल्क के लिए कुछ कर सके। हर हम्म। बंदा अगर अपना रोल प्ले करे ईमानदारी से और दिल से अगर प्ले कर ले तो यही बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान के अपने इकोनॉमिक हालात सही नहीं है। वो हम्म। किसी दूसरे मुल्क की तरफ अभी जा ही नहीं सकता है। तो अगर हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करें थोड़ा सा अपने अंदर पेट्रियाटिज्म लाएं सेल्फलेसनेस तो बहुत कुछ हो सकता है। सही। सही। कोई ऐसे कोई 2-3 काम, क्योंकि मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि जब महा का एंड पे जाती है, होपफुली मैं स्टोरी में ज्यादा गिव अवे ना करूँ, तो उसको वो काम कहते हैं कि आपने जो सोशल मीडिया हैंडलिंग है वो आपने करनी, क्योंकि आप बोल अच्छा लेती हैं। तो मुझे वो चीज बड़ी स्ट्राइक की थी कि बजाय आप उसको कोई एक हार्डकोर किस्म का टास्क दें जो कि वो बाहर जाके करे, उसको एक ऐसा सॉफ्ट टास्क दिया है कि पूरी दुनिया में उसकी आवाज पहुंच रही है। कोई ऐसे कोई इस तरह का काम आपको लगता है करना चाहिए यूथ को और आम लोगों को? अभी मुझे लगता है यूथ यही काम कर सकती है ऑब्वियसली हम गन्स पकड़ के वहां पर जाना मुश्किल काम है। जी। तो मीडिया अभी ऑब्वियसली इन पावर है और इससे ज्यादा हमारी हेल्प हो सकती है क्योंकि मीडिया और एक अलग से चल रही होती है। इंडिया की मीडिया जो है वो बहुत तेज होती है और वो बात का बतंगड़ बनाकर फैला रही होती है और अपनी तरफ से हर चीज को कोट कर रही होती है। तो ऑब्वियसली मीडिया में भी हमें आगे जाना चाहिए। अब आप जिस तरह देख लें प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे इंस्टाग्राम है फेसबुक है ये सब
नॉन मुस्लिम के कंट्रोल में, पाकिस्तानी कंट्रोल में कोई है ही नहीं मीडिया प्लेटफॉर्म, तो वो अपनी वजह से आगे आएंगे, तो आप सच बात कैसे निकालेंगे बीच में से? तो ये सही, भी एक पूरी बकायदा जंग है, ये भी ऑब्वियसली हमारे यूथ को इसके अंदर भी आगे जाना पड़ेगा। सही। चाहे हम फेसबुक वगैरह ऑन नहीं करते, लेकिन उनका जो यूज है वो तो हमारी अपनी सवाबदीद पे है कि हमने उसको कैसे इस्तेमाल करना। तो शायद आई थिंक यही एक सबसे बड़ी चीज है जो लोग आज के दौर में कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैं जब ये नॉवल पढ़ रहा था, तो क्योंकि हमें या अगर आप कह लें कि पाकिस्तानियों को तो कश्मीर के बारे में पता है, उसकी हिस्ट्री वगैरह थोड़ी बहुत, लेकिन अगर कोई नॉन पाकिस्तानी या नॉन साउथ एशियन इस नॉवल को इंशाल्लाह एक दिन पढ़ेगा, तो और उसको कश्मीर की बैक स्टोरी का, उसकी हिस्ट्री का नहीं पता, सो डू यू थिंक कि अगर आप थोड़ा सा जो उसकी रियल स्टोरी है वो शुरू में बता देती तो पढ़ने वाले के लिए ज्यादा आसानी होती, या आपको ऐसे ही ठीक लगा? मुझे लगता है कि अगर हम हिस्ट्री में लग जाते हैं तो वो मेन चीज से आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी जो मेन इशू चल रहा है, करंट इशू, उसका हिस्ट्री से इतना लिंक नहीं जितना अभी करंट उसके अंदर से है, क्योंकि जो गवर्नमेंट अभी है उसको हम अगर ज्यादा डीप पढ़ें, और करंट जो इश्यूज हैं वो ज्यादा पढ़ना मुझे लगता है जरूरी है, मगर हिस्ट्री के अंदर भी ऑब्वियसली लिंक है उसका थोड़ा सा। हम्म, सही। लेकिन जिस तरह मिसाल के तौर पे जो हुर्रियत लीडर्स की उसमें बात हुई, उसमें फ्रीडम फाइटर्स की बात हुई, तो मुझे लग रहा था कि शायद जो एक नॉन, जिसको इन चीजों का नहीं पता, तो शायद उसको समझने में मुश्किल होगी। लेकिन खैर है, गूगल है, हर चीज का इलाज आजकल उसके पास मौजूद है। अच्छा, मैं और पूछूंगा, आपने जो बात की थी पब्लिशिंग की, तो लाइक इसके पब्लिशिंग के हवाले से थोड़ा सा और बताएंगे कि आई एम श्योर कि बहुत से लोग इस कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे और बचाएंगे कि हम अपनी किताब किस तरह से पब्लिश करवा सकते हैं। तो एनी ट्रिक्स कि इस प्रोसेस को कोई आसान किया जा सकता है, या ये ऐसा ही टीडियस और मुश्किल प्रोसेस है हर इंसान के लिए? मुझे लगता है कि अभी तक तो ये टीडियस ही है, मगर जो मैंने बहुत बड़ी गलती की थी वो ये थी कि एक एक चैप्टर लिख के उसको एडिट करने की कोशिश की थी। तो जब आप हम्म, एक चैप्टर लिखते हैं, उसको एडिट करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसी चैप्टर में फंस जाते हैं, आगे आप जा ही नहीं पाते हैं। तो सही। आई स्पेंड डेज ऑन वन चैप्टर, उसी को एडिट किए जा रही है, एक लाइन ऐड वर्ड चेंज किए जा रही है, मतलब उसके अंदर बहुत टाइम जाया हुआ था। हम्म, तो फिर उसके बाद आधी बुक लिखकर मेरे अंदर अक्ल आ गई, और मैंने सोचा कि मैं पहले पूरी बुक लिखूंगी, उसके बाद उसकी एडिटिंग करूंगी। तो सही। एक तो सबसे पहली ट्रिक यही है कि आप पहले पूरी बुक लिखें जैसी भी है, एंड देन यू एडिट इट। हम्म, और बुक लिखते वक्त हमें लगा था बहुत खराब है, बहुत खराब है, मगर एंड के अंदर जब आप बुक लिख रहे होते हैं, यू डोंट हैव टू बी द क्रिटिक, जब आप एडिटिंग कर रहे हैं देन यू हैव टू बी द क्रिटिक। सही। और एडिटिंग अक्सर लोग छोड़ देते हैं, एडिटिंग प्रूफ रीडिंग, मगर वो एक बहुत मेन इशू होता है, क्योंकि अगर आपकी बुक के अंदर डायलॉग फुल स्टॉप कॉमा सही नहीं है, तो दूसरा रीडर जो होता है वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। हम्म, तो एडिटिंग प्रूफ रीडिंग के ऊपर आप कोशिश करें कि वो अच्छी जगह पे हो जाए। प्रिंटिंग आप बेशक थोड़ी लो क्वालिटी की कर लें, सही। क्योंकि प्रिंटिंग का इतना मसला नहीं होता, एडिटिंग प्रूफ रीडिंग अगर खराब होगी तो रीडर बहुत इरिटेट होता है। बिल्कुल सही, सही। अच्छा, एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक एक तो डायलॉग्स हैं कैरेक्टर्स के, लेकिन उसके दरमियान में जो क्या कहते हैं, मंजर कशी है, कि उनकी साइड्स पे क्या चल रही है, उनके दिमाग में क्या थॉट्स आ रही हैं, जहाँ पे आप अपना एक बता रही हैं, लाइक इन्वर्टेड कॉमा से हट के। सो लाइक आई मीन आई काइंड ऑफ फील कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी चीजों की वो बहुत स्ट्रांग थी। सो एनी एनी क्या क्या राज है इसके पीछे, कि आपकी ऑब्जर्वेशन तेज है, या आपने बहुत सोचा इसको, लाइक क्योंकि उसकी मंजरकशी बहुत अच्छी है, कैरेक्टर्स के जो इर्द गिर्द का माहौल है। मुझे भी लगता है मेरी मंजू की चीज इतनी अच्छी है, आई थिंक कि वो लिखते वक्त खुद ही आ जाता है आपके अंदर। आप भी यदि कभी कभी ट्राई करेंगे, तो मैंने किताबें बहुत पढ़ी हैं, हम्म, तो मुझे लगता है मंजू की चीज उधर से ही सीख ली है मैंने। सही, सही। अच्छा, आपने किस तरह की किताबें ज्यादा पढ़ी हैं? इंग्लिश की, उर्दू की, फिक्शन, नॉन फिक्शन, क्या जॉनर है आपका फेवरेट? बुक लिखने से पहले तो मैंने बहुत फिक्शन पढ़ी है, ये हैरी पॉटर और फ्रूट प्रिंस वगैरह, मगर उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि हमारे कल्चर से बहुत दूर है ये किताबें, और हम्म, एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया में आपको ले जाते हैं, जब आप पूरी दुनिया से कट कर इसी के बारे में सोचते रहते हैं। हम्म, तो मैंने स्टार्टेड राइटिंग दिस बुक, उस दौरान तो मुझसे किताबें पढ़ी ही नहीं गई, मगर उसके बाद आई थिंक आई स्टार्टेड उर्दू नॉवेल्स, बिल्कुल रिसेंटली एक दो महीने पहले मैंने शुरू किए हैं, सही। जन्नत के पत्ते और अलिफ वगैरह। तो उर्दू नॉवेल मुझे खैर ज्यादा अच्छी लगी। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत अच्छे। और इसमें, अच्छा, मैं वापस आऊंगा एक कैरेक्टर्स की तरफ, कि इसमें एक पैरेलल स्टोरी चल रही है सिखों की, जिसमें है कृष्ण सिंह है और उसकी वालिदा है हफाफा सिंह, और उसका मेरे ख्याल एक भाई होता है छोटा।
तो ये जो सिखों की स्टोरी है इसको आपने डेलिबरेटली ऐड किया है, क्योंकि इवन अगर आप रियल पॉलिटिक्स भी उठा के देखें तो उसमें मुसलमान हैं, हिंदुओं की तो लड़ाई तो चल रही है, लेकिन सिखों का उसमें एक बड़ा बड़ा क्रिटिकल और सिग्निफिकेंट किरदार है जो कि रिसेंटली बढ़ते से बढ़ता चला जा रहा है। सो व्हाट वाज थॉट बिहाइंड दैट कि इस ट्रैक को ऐड करने की क्या जरूरत थी आपको? मैं इससे मेनली ये शो करना चाह रही थी कि सिर्फ माइनॉरिटीज मुस्लिम्स नहीं है, वहाँ पे वैसे तो मुस्लिम मेजोरिटी है, मगर कश्मीर जिस तरह मुस्लिम्स के साथ हो रहा है उसी तरह सिखों के साथ भी हो रहा है। हमें लगता है हम्म। कि शायद कोई जानी दुश्मनी है इंडिया की मुस्लिम्स के साथ, तो आई वांटेड टू शो दिस कि वो सब मुस्लिम्स के साथ ऐसा नहीं करे, वो सिखों के साथ भी ऐसा ही करें। और उनका भी जो इश्यू है वो कश्मीर से बहुत मिलता जुलता है, और जिस तरह वहां पे भी हो रहा है, इट्स वेरी इट्स वेरी पेनफुल। जिस तरह कश्मीरियों के साथ हो रहा है उसी तरह सिखों के साथ हो रहा है। तो हम कश्मीर इशू अक्सर हाईलाइट होता है, सिक्स का नहीं होता। आई हम्म। वांटेड टू हाईलाइट दैट। जबरदस्त जबरदस्त। और इसी से एक एक्सटेंडेड सवाल ये कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कश्मीर कॉज को, कश्मीरी नैरेटिव को अनफॉर्चुनेटली हम ब्रांड नहीं बना सके। मिसाल के तौर पे मैं अगर बताऊं, मैं अमेरिका में रहता हूं, तो वहां पे आप किसी से पूछें कि आपको पैलेस्टीनियन का पता है, पैलेस्टीनियन कॉज का, तो एटलीस्ट उन्होंने नाम जरूर सुना होगा, खबरों में कहीं ना कहीं बिलबोर्ड उन्होंने देखा होगा। लेकिन आप उस पर कश्मीर का उनसे पूछें तो कश्मीर का उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर इशू को हम ब्रांड और दुनिया के सामने उस तरह क्यों नहीं ले जा सके इतने सालों में, और क्यों दुनिया इससे अभी तक नावाकिफ है? मुझे लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी गवर्नमेंट और यूथ भी इस तरफ आती ही नहीं है। वो अपने मसलों में उलझी हुई है। इस तरफ लाने के लिए भी हमें कोई जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हम अपने मसलों में फंसे हुए हैं, अगर हम इस तरफ चले जाएं तो क्या ही बात होगी, क्योंकि ये कश्मीर इशू ऐसा इशू है ना, जैसे पैलेस्टाइन वगैरह है। तो जो पैलेस्टीनियंस है, अब तो वो खुद भी सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं। आपको काफी सारे ऐसे लोग मिलेंगे पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट, बकायदा हम्म। उनका है प्रोफेशन ही है। कश्मीर की मेरी बात में नॉर्मली नहीं, वो बहुत मायूस हो चुके हैं। जहाँ मैंने काफी लोगों से बात भी की है, तो दे लिटरली गिवन अप होप कि अब कुछ नहीं हो सकता, और वो हाथ पे हाथ रख के बैठ चुके हैं, जैसे अब हम्म। इस इशू का कोई हल नहीं है। तो अगर वो खुद भी थोड़ी सी कोशिश करें, आई थिंक काफी हद तक कुछ ना कुछ हो ही सकता सही सही। और आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे इदारे, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इसको उस मयार पे, उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे उसको लेके जा रहे हैं, ले जा सकते हैं, या नहीं? आपको लगता है अभी अभी और इसमें काम होने की जरूरत है? है। कश्मीर इशू जो है वो इट्स इट्स बिकम मोर ऑफ अ पॉलिटिकल इशू। ह्यूमन राइट्स का तो इशू रहा ही नहीं है ये। हम्म। जिसका जहां दिल चाहता है इसको हाईलाइट करता है, और जहां दिल चाहता है इसको छुपाता है अपने जाती मफाद के लिए। हम्म। तो ऐसा तो कोई प्लेटफॉर्म मैंने नहीं देखा जहाँ पे कश्मीर इशू को फॉर ह्यूमन राइट्स आगे लाया जा रहा हो। पॉलिटिकल फायदे के लिए लोग लेके आ ही जाते हैं इसको, मगर ह्यूमन राइट्स के इशू से मैंने अभी तक नहीं देखा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म। सही सही। और पाकिस्तान के लोगों को और पॉलिटिशियंस को भी इस पे बड़ी एक लंबी स्ट्रगल है जो जो अभी करनी है। सही सही। अच्छा, मैं थोड़ी सी इन चीजों से हटके आपकी जनरल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, बिकॉज आप एक सोचने समझने वाली इंसान है, कि आपने देखा कि हमारी सोसाइटी में एक आपको एक एक्सट्रीमिज्म बढ़ता हुआ नजर आता है, चाहे वो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म है, रिलीजन की बात करें, हमारे प्रोविंशियलिज्म का मसला है, जबान के बहुत से मसाइल हैं, तो लोगों के बहुत एक्सट्रीम बिहेवियर्स है। एंड आई काइंड ऑफ फील कि पिछले 15-20 सालों में इनमें बहुत तेजी आई है बनिस्बत पहले की दिहाइयों में। सो आपको इसकी क्या वजह नजर आती है कि क्यों हमारी सोसाइटी के अंदर इतनी शिद्दत पसंदी जो है वो बढ़ती चली जा रही है? मुझे इसकी जो मेन वजह नजर आती है उस तरफ से सिर्फ ये है कि हम अपने रिलीजन से बहुत दूर हैं। मेरे नाना अबू जो है, हम किसी भी सोशल इशू पे बात कर रहे होते हैं तो हम सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर देते हैं कि इस तरह होना चाहिए, यूं होना चाहिए। तो चुप करके सुनते रहते हैं, और उसके बाद हम पूरी डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो यही है कि हम दीन से बहुत दूर हैं। क्योंकि देखिए, अल्लाह ताला ने जब लोगों को बनाया था तो फितरत से करीब इस्लाम को बनाया था। अगर हम इसके ऊपर चलेंगे तो अल्लाह ताला को पता है हमारे लिए क्या गलत है क्या सही है। तो अगर हम इस्लाम पे चलेंगे तो तमाम जो ये सोशल इश्यूज हैं सारे खत्म हो जाएंगे। मगर हमें लगता है हम अपने निकाल लेते हैं, हम जैसे बहुत बड़े फिलोसफर्स हैं, और हम अपने हल निकालते हैं चीजों से। तो हम्म। दैट कॉजेज लॉट ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द सोसाइटी, और हम किसी किसी भी चीज को सोचे समझे बगैर आगे पहुंचा देते हैं। एक्सट्रीम रिएक्शन, कोई सही। भी बात उसके बाद तहकीक नहीं करते, ऐसे ही आगे पहुंचा देते हैं। तो यही मेन रीजन है। रिलीजन सही। तो मतलब कि आप इस चीज को टैकल करने के लिए, बिकॉज आई एम श्योर कि
आपके ऊपर भी इस तरह का एक क्रिटिसिज्म बाज़-औक़ात आता होगा, या मेरा ख़्याल है आगे मज़ीद आएगा जब आप ज़िंदगी में जाएँगी, तो आप इसको किस तरह से हैंडल करती हैं? किस तरह से लोगों को फेस करती हैं, व्हेन पीपल हैव दीज़ एक्सट्रीम बिहेवियर्स टुवर्ड्स यू? मुझे लगता है एक्सट्रीमिज़्म को हम एक्सट्रीमिज़्म जब टैकल करते हैं तो ज़्यादा मसला हो जाता है। एक्सट्रीमिज़्म को एक बहुत आपको काल्म वे के अंदर यू हैव टू डील विद इट। और एक्सट्रीमिज़्म के अंदर मैंने अपने निकाह को बहुत ज़्यादा फेस किया था। शुरू के अंदर तो मैं बहुत हर्ट होती थी कि इस फलानी आंटी ने ये कह दिया और खाला ने ये कह दिया, मामू ने ये कह दिया। मगर मुझे लगता है अब मैं बिल्कुल इस बात से इरिटेट नहीं होती और एक कान में डाला दूसरे कान से निकाला। you really need to work on yourself first, हुँ, क्योंकि हम भी एक्सट्रीमिज्म अगर देखने गई तो एक्सट्रीम रिएक्शन ही होता है। हुँ, हुँ। फौरन चीखें चलाने लग जाते हैं। तो जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो फौरन रिएक्शन करना ही नहीं चाहिए। इंसान को थोड़ी देर सोचना समझना चाहिए। और छोटी सी बात होती है उसको फजूल में हम खींच देते हैं और बात का बतंगड़। तो एक बात को बहुत सोच समझ के हर चीज के ऊपर अमल करना चाहिए। सही, सही। और वो जो आपने बात की कि रिलिजन, और फिर रिलिजन की जो जो क्रक्स है, जो सोल है, बनिस्बत उसकी जो बॉडी है और जो फिज़िकैलिटी है, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे हमारा ज़्यादातर फ़ोकस जो है वो फिज़िकैलिटी की तरफ है बनिस्बत उसकी असल की तरफ जाए तो। सही। अच्छा, मुझे बताएँ कि आगे आपका क्या इरादा है? मज़ीद किताबें लिखना चाहेंगी, या आगे आपका बल्कि मैं पूछूँगा कि इन द अपकमिंग ईयर्स कश्मीर के हवाले से आप और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपसे? मुझे लगता है जब आप एक दफ़ा किताब लिखना शुरू कर देते हैं या राइटिंग की आदत डाल डाल लेते हैं, तो या तो राइटिंग आपको नहीं छोड़ती या आप राइटिंग को नहीं छोड़ते। वाह! तो कश्मीर टू भी बहुत इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट और इसके बारे में भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है इसके अलावा ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं व्हिच नीड माय अटेंशन, तो उनके बारे में भी मैं लिखना चाहूँगी। सही। और ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि ये पेज नंबर 320 जहाँ पे आपने एक्नॉलेजमेंट्स दी हैं, तो वहाँ पे आप लिखती हैं कि आई माइट हैव ओनली रिटन अ फ्यू पेजेस, spent a few pots of ink, spared a few minutes of my life, used a small portion of my mind, but I assure you that this book is not the end of my jihad, it is just the beginning. So I think एक तरह से आपने यहाँ पे वादा हमसे किया कि we could expect more from you specifically on the issue of Kashmir, inshallah. सही। अच्छा, मैं चाहूँगा कि कुछ किताब से आप हमारे लिए कुछ पढ़ सकती हैं, कोई पैराग्राफ या कोई आपकी कोई फ़ेवरेट लाइन्स अगर आप पढ़ना चाहें तो? ये कुछ लाइन्स हैं फ्रॉम द पार्ट वेयर माहा और तैमूर बाइक पे जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे कश्मीर के बारे में थोड़ी-सी मज़े की स्टोरी जैसा आपने कहा। और आप अम, इसका मैं पेज नंबर बता सकती हैं? 36। अच्छा, शुरू की है ये। हाँ, शुरू में आई थिंक वो जो जो सिबलिंग्स लव है और उनकी जो खींचातानी है, इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। सो प्लीज़ गो अहेड। Stray strands of hair fell in front of her face, but she was so suspended in the moment that she could not spare time to push them back. The world blurred away in front of her eyes. The strong gusts of wind were so overwhelming. At some point, she was unable to keep her eyes open against the impact. The scent of daisies and jasmines was almost euphoric for her. Maha had always heard that Kashmir was a heaven on earth. The deep valleys and mountains of Kashmir were serene. The exotic scenery of every corner was no less than a utopia. But could a place with no independence be called paradise? Heaven on earth, her land tried to convince her. Heaven on earth, but she couldn't allow herself to believe the words. Her heaven had been trampled and trampled upon. Beauty was not all that made heaven heaven. वाह! ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। महा महा नहीं, हलीमा। हलीमा, आपसे आखिरी सवाल ये है कि एज़ अ टीनेजर, where do you see Pakistan in 30 years, or I would say like in 28 years, by 2050? कहाँ पे आपको हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क जाता हुआ नज़र आता है? मुझे लगता है पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस और पाकिस्तान की अभी तक चलने के पीछे एक बहुत डिवाइन पावर है और पाकिस्तान के बनने के पीछे एक बड़ा मकसद था और अलग अलग कुछ चाहिए था पाकिस्तान से, जो ये मुल्क बन गया है। वरना हुँ, अभी जो हालात है वो ऐसे मुल्क के चलने के बहुत मुश्किल चांसेस होते हैं, मगर ये मुल्क चल रहा है और कोई हुँ, वजह है इसके पीछे। तो आई हैव वेरी हाई होप्स फॉर पाकिस्तान और हमारे यूथ के अंदर भी बहुत अवेयरनेस आने लगी है ऑन डिफरेंट इश्यूज और कुछ ना कुछ होने लग गया है। तो आई थिंक 2050 तक हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर चुका होगा। चलो, इट्स मोर ऑफ होप देन प्रेडिक्शन।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं चाहूँगा कि बाय बाय दैट टाइम पब्लिशिंग के मसाइल जो है वो लोगों के लिए आसान हो चुके हों और आप इसी तरह अच्छे से अच्छा लिखती रहें। हलीमा मलिक, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने का और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह लिखती रहें, इसी तरह बढ़ती रहें, क्योंकि कश्मीर की जो कॉज़ है मेरा ख्याल है वो तमाम पाकिस्तानियों के दिल के बहुत करीब है। आई मीन एज़ अ पाकिस्तानी आई फील के कश्मीर की कॉज़ लाइक हमारे लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट है, because when it comes to Kashmir, there is no other country in the world, there is no United Nations, no US, no Iran, no GCC, no OIC who stands for Kashmir except for Pakistan. So मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ एज अ पाकिस्तानी, जो हमारा स्टैंड है कश्मीर पे। कुछ पॉलिटिकल मसाइल हैं, कुछ ऊपर के लेवल के मसाइल हैं, लेकिन ऑन एवरेज जो है I think we stand apart when it comes to Kashmir। और ये नावल जो है ये इस पूरी कॉज को जो कश्मीर ट्रेजेडी है उसको बड़े एक अच्छे और मौसर अंदाज में दुनिया के सामने प्रेजेंट करता है। सो मलिहा, हलीमा, आखिरी सवाल, आई एम सो सॉरी, आखिरी सवाल के लोग अब इस किताब को किस तरह से हासिल कर सकते हैं? इस बुक को ये कुछ दिनों में बुक शॉप्स में अवेलेबल होगी। उसके अलावा आप मेरे इंस्टा हैंडल पे भी मुझे मैसेज कर। और इंस्टा हैंडल और फेसबुक की अगर आप इंफॉर्मेशन दे दें। एट द स्काई बियॉन्ड के नाम से ही है इंस्टा पे और फेसबुक पे ना। अब द स्काई वी ओन, राइट? जी चलो, जी। जबरदस्त। तो जनाब इस किताब को खरीदिएगा और अपना फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगली किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।